येस. तर काय आयुर्वेद स्पेशल वेबिनार सिरीज मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपण निशा मॅडम आहात ना? बऱ्याच दिवसांनी भेटतोय आपण. स्वप्नील सर, कोल्हे मॅडम, प्रणव सर, मनीष सर जॉईन झालेत आत्ताच. ओके. यस. ओके. तर काय आयुर्वेद कडून अपन काय आयुर्वेद की तरफ से हम स्पेशल वेबिनार सीरीज में आप सबका स्वागत है. जैसे सर बोला करते हैं, हर बार हमारी नॉलेज में कुछ तो एडिशन होना चाहिए, क्योंकि हम जब जब भी किसी सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, तब हर बार हमें हमारे नॉलेज में कुछ अपग्रेडेशन होना चाहिए, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर्स इन आयुर्वेदा, विच इज स्किन. त्वचा के बारे में जब भी हम बोला करते हैं, तब हर मंथली हमें पता चलता है कि एक नया डिसऑर्डर आ रहा है, एक नया डिसीज आ रहा है, उसके बारे में सोचना चाहिए. और बहुत सारे लोगों के भी क्वेश्चंस आते हैं कि इसका विचार कैसा करना चाहिए, इसकी चिकित्सा कैसी करनी चाहिए. तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स माइंड में रहते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कौन सी चिकित्सा कहाँ पे देनी चाहिए. और डर्मेटोलॉजी का इस्तेमाल या फिर डर्मेटोलॉजी के बारे में हम कैसे बात करें, क्योंकि ये जो स्किन का सेक्टर है, उसमें चार सेक्टर मेनली इन्वॉल्व है. उसमें ABCD, जिसे हम एस्थेटिक, ब्यूटी, कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं. तो जनरली डर्मेटोलॉजी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर, बिकॉज वहां पे एक्चुअली हम आयुर्वेद की मेडिसिन को यूज करके लोगों का जो भोग है उसको कम करने की कोशिश करते हैं. इसलिए ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हो रहा है. बहुत सारे लोग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में फंसे हुए हैं. बहुत सारे लोगों को बहुत डिफिकल्ट बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है. तो सर जैसे बोलते हैं कि हमारी स्पेशलिटी हम नहीं खुद डिसाइड करते, वो हमारे पेशेंट डिसाइड करते हैं. तो आजकल के जब हम हेतु देखते हैं, मतलब फास्ट फूड से लेके, जंक फूड से लेके, अति लवण रस सेवन से लेके, या फिर जो स्ट्रेसफुल वर्किंग लाइफ हो रही है, या फिर जो भी क्रोध के हेतु बढ़ रहे हैं, उस जब वो देखते हैं तब पता चलता है कि ये इशू कितना इंपॉर्टेंट हो गया है. और ये त्वचा के जो भी कुछ व्याधि है, उनका चिकित्सा उपक्रम डिसाइड करना बहुत ही कंफ्यूजन बात हो रही है दिन ब दिन. तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ये स्किन के प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि हम बहुत बार बहुत दिन चिकित्सा करते रहते हैं, 3-3 महीने चिकित्सा होती रहती है. लेकिन पेशेंट कभी उपशय मिलता है, कभी उपशय नहीं मिलता, फिर से वो पेशेंट आता है और फिर से बोलता है कि उपशय नहीं मिला. तो जब ये बात होती है, तब कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि यहाँ पे कुछ तो हमारी केस टेकिंग में बदलाव होनी चाहिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेतुज में बदलाव होना चाहिए, हम लिंग को कैसी तरह से देख रहे हैं ये भी बदलाव होना चाहिए. और उसके बाद हमारे जो चिकित्सा उपक्रम है उसमें बदलाव होना चाहिए. यस. तो आज जो ये वेबिनार सीरीज शुरू करने का जो बेसिक्स था, यस, विनायक सर भी ज्वाइन हुए लंदन से. विनायक सर, वेलकम टू वेबिनार. And put the beer thing over. Okay, I'm telling you. Actually, one meeting started, but well, I'll tell. I'll start at the meeting. Hi, how are you? Yeah, Thank Vinayak sir, yes, it's a pleasure to have you here. you. Thank you, Okay, sir. we just We are. started. Harish sir, Vinayak sir is also here. Yes, sir. Your VIP number, please. Yes, dear Vinayak, Dr. Vinayak. Can you write it on the chat? Namaskar, sir. Hello, sir. नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? All good, all good, sir. Just joining from my office, so we'll just turn the Very camera nice, off. very nice. That's great. आपकी आवाज सुनते तो भी बहुत अच्छा लगता है हमें. Thank you, sir. Thank you, और sir. विवेक सर और विनायक दोनों साथ में रहेंगे तो और मजा है. Done, sir. No वो भी problem. प्लान हो जाएगा We'll सर. start. जल्दी जल्दी वो प्लान बनाएंगे. रूपा मैडम, रूपा मैडम यस ज्वाइन हुए हैं. सब. एक मिनट. ओके, यस, रूपा नेवे मैम वेलकम. प्रियंका मैम वेलकम. सभी Yes, को thank you, sir. ये सभी को मेरी तरफ से भी प्रणाम, सभी को वेलकम. और इंटरप्टेड मतलब विवेक सर ने अच्छा स्टार्ट किया है. सब लोग इस वेबिनार सीरीज का फायदा उठाएं, अपना नॉलेज भी अपग्रेड करें, बॉन्डिंग भी बढ़ाएं, केसेस भी डिस्कशंस करें एक दूसरे के साथ भी. अलग अलग मोटो है मिलने के लिए, तो एंजॉय कीजिए. ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू विवेक सर. यस सर. तो बेसिकली इस वेबिनार का मोटो वही है कि हमारा नॉलेज हर बार अपडेट होना चाहिए, हर बार अलग तरीके से देखने की हमें
हमारी कोशिश होनी चाहिए, हर बार अलग तरीके से देखना होना चाहिए। तो इस वेबिनार का स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा। वी हैव सिलेक्टेड द वेंसडे फॉर दिस वेबिनार। हर वेंसडे को अक्टूबर मंथ में हम ये वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें जिसका टाइमिंग होगा एज पर इंडियन टाइमिंग 9 to 10 PM। और इसमें हर हर बार एक अलग टॉपिक लिया जाएगा। तो मैं एक टॉपिक बताते जाऊंगा कि कौन से टॉपिक पे हर बुधवार को डिस्कशन होगा। और इस बीच में हम अलग अलग लोगों को भी इंटरेक्शन में लेंगे, इसमें कुछ अनुभव भी शेयर करने को मिलेंगे। और इसमें कुछ होमवर्क्स भी थोड़ा सा हो जाएगा, तो केसेस डिस्कशन भी हो जाएगा। ओके। तो बेसिकली द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस वेबिनार consecutively are: first one is the basics of dermatology, which include dosha dhatu mala according to the twacha. Second will be the samprapti vichar, samanya samprapti vichar of a skin diseases, that is a basic etiology of the skin diseases. Third one will be the eczema, which will be the special lecture, which will be conducted by a guest lecturer. Okay, eczema, a special disease wise lecture. And last week we'll be doing a case presentation and a discussion on that specific case, which the chance will be given to any franchise member or any team member. Okay, so this will be the basic structure of this webinar. 4 webinar in this month, every Wednesday at 9 to 10 PM. Okay, so today's topic is basics of dermatology. So whenever I always presented my PPT with this point, that whenever we want to think outside the box, we must know the inside the box, what's inside the box. तो बहुत कुछ अलग सोचने की जरूरत कभी कभी नहीं होती। कभी कभी हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत प्लान करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती। तो बैक टू बेसिक्स आना पड़ता है। पहले इनसाइड द बॉक्स क्या है वो देखना पड़ता है, और बाद में हम जाएंगे आउटसाइड द बॉक्स देखने के लिए। तो काया आयुर्वेद आपने जब ज्वाइन किया है, तब यही आपकी जो मनीषा थी वो यही थी कि आप कुछ तो नया कर सके। तो इसलिए नया करने के लिए बेसिक्स की तरफ मुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस वेबिनार की शुरुआत का टॉपिक जो है वो बेसिक्स ऑफ डर्मेटोलॉजी। और जब भी हम डर्मा की बात करते हैं तो हमें बेसिक्स में बात करनी चाहिए त्वचा की। तो इस त्वचा के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। ये त्वचा क्या है? तो जब जब हम त्वचा के बारे में बात करते हैं तो उसकी उत्पत्ति के बारे में बात करना क्रम प्राप्त है। तो यह त्वचा क्या है? तो रसात स्तन्यम ततो रक्तम असृज कंडरा सिरा मांसत वसा त्वचा षट्च। तो ये षट त्वचा, ये मांस धातु की उत्पत्ति है। मांस धातु की वजह से यह त्वचा की उत्पत्ति होती है। इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन हमारे ग्रंथकर्ताओं ने दिया है। मतलब यह त्वचा अलग कोई नहीं है, जो मांस धातु को अलाइन करती है, मांस धातु की तरह है, मांस धातु के गुण जिसमें है, उसको त्वचा कहते हैं। तो ये चरक चिकित्सा स्थान में गृहिणी अध्याय में ये इस श्लोक का वर्णन किया गया है। और हमने जब भी काया आयुर्वेद में देखा है, तो ये काया आयुर्वेद इतना बड़ा क्यों हो रहा है, इतना इतना ज्यादा फैल क्यों रहा है? तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर ये है कि त्वचा इज ऑलरेडी अ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सो जो जो भी चीज इस त्वचा को ठीक करने में लगेगी वो बहुत बड़ी ही होगी, जैसे हमारा काया आयुर्वेद हो रहा है। तो त्वचा इज द उपधातु ऑफ मांस धातु एंड इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट द ऑर्गन, लार्जेस्ट द डिसीजेस। largest the diseases, largest is the money. Okay, so we have to think about that also. So त्वचा के बारे में जब जब हम बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये लार्जेस्ट आमाशय ऑफ द बॉडी है। ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट आमाशय है। अब ये आमाशय मैंने क्यों बोला? आमाशय का मतलब सिर्फ जठर या सिर्फ स्टमक नहीं होता। जहां भी आम रहता है उस आम का आशय यही आमाशय होता है। और ये त्वचा सबसे बड़ा आमाशय होता है, क्योंकि आपने ज्वर की संप्राप्ति में देखा है कि ज्वर जब जब अग्नि को त्वचा के यहाँ पे लेके आता है, तो अपाचित जो अन्न है, अपाचित जो रस है, वो त्वचा में आता है, और तब हम त्वचा को आमाशय कह सकते हैं। तो ये त्वचा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, मांस का उपधातु है। इसके सिनोनिम्स तो हमें पता है, चर्म बोला जाता है, वल्कल बोला जाता है, वल्क बोला जाता है, छादनी बोला जाता है। ठीक है, तो अलग अलग उसके बहुत सारे सिनोनिम्स भी है। तो जब भी त्वचा की उत्पत्ति के बारे में बात किया जाता है, तो ऐसा है कि लॉजिकली ऐसा होता है कि किसी ऑर्गन को हमें ट्रीट करना होता है, तो वो ऑर्गन कहाँ से बना है, वो ऑर्गन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बेसिक बात होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पतेला है, उस पे दूध उबल रहा है और वो दूध बाहर आ रहा है। उसके ऊपर एक छोटा सा आच्छादन है जिसे हम साय बोलते हैं, या फिर जिसे हम संतानिका बोला जाता है, या फिर क्रीम बोला जाता है। ओके। तो हमारे जो ग्रंथकर्ता है ना,
वो उनकी स्पेशलिटी है कि सबसे सिंपलेस्ट वर्ड में क्या हो सकता है वो हम बताएंगे। सबसे सिंपलेस्ट और जो डे टू डे लाइफ में जो इवेंट होता है वो इवेंट को ध्यान में रखते हुए जिसका एग्जाम्पल देते हुए समझाना, ये हमारी ग्रंथकर्ताओं की स्पेशलिटी है। तो सुश्रुत जी ने जब त्वचा का वर्णन करना सोचा तो उन्होंने एक सिंपल सी लाइन लिखी, और वो लाइन में बहुत सारे मीनिंग्स वहां पे है। और उस वो लाइन थी, शिरस्य एव संतानिका। क्षीर से बनी जो संतानिका है वैसे हमारी त्वचा बनती है। ओके। तो ये दिखने में तो सिर्फ दो ही वर्ड है, शिरस से एव संतानिका, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा गहरा है। तो सर भी बोलते हैं ना, सूत्र विस्तार या डिकोडिंग ऑफ द श्लोकाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम जब भी पढ़ते जाते हैं, या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि ग्रंथ कब समझते हैं, जब ग्रंथ पढ़ के फिर पढ़ना स्टार्ट करो तब ग्रंथ समझते हैं। ओके, एक बार पढ़ के बाद में जब पढ़ोगे तब ग्रंथ अलग से समझते हैं। तो जब ये शिरस से एवं संतानिका हम विचार करने लगे, तो तब पता चला कि यहाँ पे हमारे ग्रंथकर्ताओं ने क्या क्या बातें इसमें इंक्लूड की है। अब ये शिरस से एवं संतानिका, अगर हम बोलेंगे शिरस से बनी हुई संतानिका मतलब ही त्वचा, इसका मतलब ये इसका शरीर में क्या अर्थ होता है ये हम देखेंगे। अब ये शरीर में मतलब अच्छी क्रीम अगर चाहिए हमें, फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छी क्रीम का उत्पादन करना है, अच्छी क्रीम उत्पन्न करनी है, तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पे इम्पैक्ट करती है ये पहले हम देखेंगे। पहले तो है अग्नि। कैसा है ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड में है भाजन, मतलब पात्र कौन सा यूज किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है मिल्क, मतलब ये कौन से मिल्क से क्रीम बनाई जा रही है। ओके। तो इतनी सारी चीजें हम जब भी क्रीम के बारे में सोचते हैं तो ये कंसिडर करना पड़ता है कि अग्नि कैसा है, पात्र कैसा है, और मिल्क मतलब दूध कैसा है। इतनी सारी चीजों का सोचना पड़ता है। तो वैसे ही हम ये शरीर में अप्लाई करेंगे। तो शरीर का भी अग्नि है, उसके अग्नि का भी बहुत सारे टाइप्स है, और उस अग्नि के हिसाब से स्किन कैसी होगी ये डिसाइड किया जाता है। वैसे ही शरीर पात्र है, पात्र का मतलब होता है कोष्ठ। पात्र का मतलब होता है कोष्ठ, शरीर के बारे में जब हम बात करेंगे। और मिल्क इसका मतलब होता है धातु। जिस धातु की वजह से ये त्वचा बनती है, जिसके सार भाग से ये त्वचा बनती है, उसकी अवस्था क्या है ये देखना पड़ता है। इसका मतलब ये शिरस्य एवं संतानिका में इतना गहरा अर्थ अर्थ छुपा हुआ है। मतलब इस तीन चीजों में एक भी चीज अगर बिगड़ गई तो त्वचा में प्रॉब्लम हो सकता है, त्वचा बिगड़ सकती है। मतलब आप सोचो, अग्नि में प्रॉब्लम हो रहा है, अग्नि हमें हमने बहुत ज्यादा मंद रखी, तो क्या होगा वहां पे। बहुत ज्यादा अग्नि मंद होने के कारण वहां पे आगे जाके ये आम अवस्था प्राप्त होगी, और आम अवस्था प्राप्त होने की वजह से जो भी क्रीम तैयार होने वाली है वो भी सामता से भरी होगी। करेक्ट है। तो ये एक एक फैक्टर कैसे इंपैक्ट करता है स्किन पे ये देखने की बहुत जरूरत है। इसलिए इसमें हम इसमें केस टेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी हम त्वचा की परीक्षा करते हैं, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, तो पहले हमें त्वचा की एग्जामिनेशन करते वक्त उसकी उत्पत्ति का एग्जामिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि अग्नि के अलग अलग प्रकार होते हैं, बर्नर होता है, चूल्हा होता है, स्टोव होता है, इंडिकेशन होता है। वैसे ही हमारी बॉडी में भी अलग अलग प्रकार की अग्नि होती है। हमारे बॉडी में कौन कौन सी प्रकार की अग्नि होती है ये सबको पता है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। विषम अग्नि होती है, तीक्ष्ण अग्नि होती है, मंद अग्नि होती है, और साम अग्नि होती है, सम अग्नि होती है। इसका मतलब अलग अलग अग्नि के जो भी प्रकार है उस अग्नि के प्रकार के हिसाब से ये त्वचा की उत्पत्ति होती है। अब विषम अग्नि का मतलब ऐसे होता है कि जो गुरु खाना भी फास्ट पचा सकती है, और लघु खाना कभी कभी देर से पचाती। मतलब इसका कोई रूल नहीं है। गुरु खाना भी कभी कभी फास्ट पचाएगी या फिर इजीली पचाएगी, और लघु खाने के भी टाइम लगेगा। तीक्ष्ण का मतलब है कुछ भी खाओ, अपत्य भी वह सह सकती है, अपत्य का भी वहां पे अपत्य से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मंद अग्नि का मतलब है अगर आप पथ्य से भी खाओगे तो भी वो अग्नि पचा नहीं सकेगी, उसे मंद अग्नि कहा जाता है। और सम अग्नि का अर्थ होता है, सम अग्नि का मतलब होता है जो भी गुरु है वो देर से बचेगा, जो भी लघु है वो टाइमली मतलब जल्दी बचेगा। इतना सिंपल अर्थ बता दिया है। तो ये अग्नि पेशेंट में कैसे देखनी है, हमारे केस पेपर पे अग्नि कैसे लिखनी है ये भी हमें पता होना चाहिए। उसे क्वेश्चंस क्या पूछने ये भी पता होना चाहिए।
तो हमें उसकी आहारचर्या पूछनी चाहिए। वो सुबह का खाना कब खाता है, रात का खाना कब खाता है, दोपहर का उसमें ब्रेक में क्या खाया जाता है। और वहां पे उनको पूछना है कि वो टाइम हुआ है इसलिए खाते हैं या भूख लगी होती है इसलिए खाते हैं। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं ट्रेंड है, वेटर पानी भी लाके देता है तो हम वेटर के लिए पानी पीते हैं, हमारे लिए पानी नहीं पीते, है ना। तो ये कुछ ट्रेंड बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों में देख रहे हैं कि वो टाइम है, टाइम हो गया इसलिए खाते हैं, है ना। लंच ब्रेक है इसलिए खाते हैं, कभी कभी उनको भूख लगी भी नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ के हमें वहां पे अग्नि का परीक्षण करना करना है, उनकी जीवा का परीक्षण करना है। जीवा में सामता अगर हो तो मंदाग्नि का परीक्षण करना है, अनुमान करना है। अगर उनके खाने के प्रॉब्लम, खाने का टाइम अलग अलग हो, अवेड़ी भोजन जो रक्त धातु के दुष्टि का बहुत बड़ा हेतु है, वो अगर है तो उनको रक्त धातु की चिकित्सा देनी है। तो ऐसे जो विचार है वो विचार हमारे केस पेपर पे मेंशन होने चाहिए कि इस पेशेंट का स्पेसिफिकली कौन से प्रकार का अग्नि है। उस अग्नि के हिसाब से हमें पाचन चिकित्सा, दीपन चिकित्सा, रेचन चिकित्सा, ये चीजें हमें करनी पड़ती है। तो इसलिए हमें याद होना चाहिए, हमारे पेपर पे लिखा होना चाहिए कि उसका अग्नि परीक्षण कैसे करना है। तो अग्नि का परीक्षण करने के लिए सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कितने कितने बार दिन में खाना खाया जाता है, कौन से प्रकार का खाना खाया जाता है। अगर आप कायायुर्वेद का केस पेपर देखोगे तो वहां पे एक स्पेसिफिकली सेक्शन है जहां पे मेंशन किया गया है आहारचर्या को। वो आहार वहां पे हम देख सकते हैं, और वो आहार में लिखा भी है कि ब्रेकफास्ट कब होता है, कौन सा होता है, मतलब ब्रेकफास्ट में क्या खाया जाता है। दूसरा है लंच में क्या खाया जाता है, डिनर में क्या खाया जाता है। तो उसका गुरुत्व, लघुत्व, उसका सामता निरामता, ये देखने के बाद हमें अग्नि की परीक्षा कर लेनी चाहिए। ओके। अगर किसी की अग्नि मंद है तो वहां पे हमें अग्नि अग्नि पर काम करना ये पहली प्रायोरिटी होती है। स्किन डिसीज पे काम अपने आप हो जाता है। किसी का किसी की अग्नि अगर विषम हो तो वहां पे भी मेडिसिन देते वक्त हमें घृत या फिर जो गुरु मेडिसिन है वो देते वक्त थोड़ा सा सोचना पड़ता है, वहां पे कोष्ठक की परीक्षा पहले करनी पड़ती है। ओके। तो दूसरा होता है भाजन। भाजन मतलब पात्र। और इसका शरीर, शरीर के भाव में अगर अर्थ लिया जाए तो इसका शरीर में अर्थ होता है कोष्ठ। कोष्ठ मतलब जहां पे ये सारी प्रक्रिया, ये अग्नि के पचन की प्रक्रिया हो रही है, उसे हम कोष्ठ कहा जाता है, उसे हम कोष्ठ कहते हैं। ओके। तो ये दूध अगर गोल्ड के पात्र में उसे उबाला जाए तो उसके गुण अलग होंगे, सिल्वर में अलग होंगे, स्टील में अलग होंगे, अर्थ के पॉट में अलग होंगे। वैसे ही जिस प्रकार का कोष्ठ होगा उस प्रकार की त्वचा इस इंसान में, उस आदमी में वहां पे होगी। तो ये कोष्ठ कौन कौन से प्रकार का होता है? ये क्रूर होता है, मृदु होता है और मध्यम होता है। तो हमारे ग्रंथकर्ताओं ने बहुत अच्छे से ये कोष्ठ परीक्षण का आइडिया दिया है। वो बोलते हैं कि ये कोष्ठ परीक्षण किसके हिसाब से किया गया है? ये किया गया है स्नेहपान के हिसाब से। मतलब जिनका स्नेहपान होने में ज्यादा टाइम लगता है वो क्रूर कोष्ठी, मतलब वात प्रधान कोष्ठ होता है। जिनका विरेचन या जिनका स्नेहपान बहुत जल्दी होता है और सिर्फ दूध से उनका विरेचन हो जाता है, उन्हें हम मृदु कोष्ठी बोलते हैं, जहाँ पे पित्त का प्राधान्य होता है। और जहां पे त्रिदोष समान होते हैं या फिर कफ धातु का आधिक्य होता है, वहां पे मध्यम कोष्ठ की रचना होती है। ये चीजें हमें याद रखनी है जब जब हम केस पेपर का शोधन का विचार करते हैं, केस पेपर पर लिखते हैं। और ये त्वचा का विचार, त्वचा विकार में हम जब सोचते हैं तब ये कोष्ठ का भी कोष्ठ भी हमें देखना पड़ता है। उसी से हमें त्वचा की उत्पत्ति मालूम पड़ती है, त्वचा हमें पता चलता है। तो जो भी कुछ लोग होते हैं जिनका जिनका स्किन हमेशा ड्राई रहता है, बहुत सारे लोग आपको आप देख सकते हैं कि त्वक रुक्षता का कंप्लेंट लेके आते हैं। या फिर जो भी लोग होते हैं वहां पे स्वेदन का अभाव होता है, क्योंकि वो दिन भर एसी में बैठते हैं। उनका उनके टॉयलेट में भी एसी होता है, मे बी वो ऑफिस में जाता है तो भी एसी होता है, घर में आते हैं तो भी एसी होता है, अव्यायाम नाम का हेतु होता है, उनका कोष्ठ भी क्रूर होता है। तो त्वक रुक्षता होती है, और त्वक रुक्षता की वजह से वहां पे कंडू भी आ जाता है और क्रैक्स बन जाते हैं, फीचर्स बन जाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे होंगे। और अब इस केस में जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम ऊपर से लगाने के लिए कुछ तो देते हैं, लेकिन इंटरनली भी कुछ चीजें हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ती है, जैसे घृत कल्पना है।
शतावरी घृत इस केसेस में बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पे मांस का भी पोषण होता है और स्नेहन का भी काम होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर हम महातिक्तक या पंचतिक्तक घृत का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हम त्वचा, जब भी हम डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे मन में कुछ दो तीन मेडिसिन फिक्स होती है। एक तो पंचतिक्तक होता है, महातिक्तक होता है, महामंजुष्टादि होता है, और वही हम देते रहते हैं। लेकिन जब भी ऐसी कंडीशन आती है तब ये तिक्तक मतलब तिक्त रस की ड्रग्स यूज करने के बजाय मधुर रस प्रदान स्नेह यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए शतावरी घृत जैसी चीजें या फिर जो मधुर कल्प होते हैं वहां पे यूज करना ज्यादा बेहतर होता है, जो कोष्ठ का भी स्नेहन करे, और कोष्ठ का स्नेहन होने की वजह से त्वचा का भी स्नेहन वहां पे होता है। तो तिक्तक घृत यूज करने से अच्छा है कि मधुर रसात्मक घृत हम ज्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ पेशेंट जिनका क्रूर भी कोष्ठ भी क्रूर होता है और त्वचा पे पूरा वात प्राधान्य या फिर क्रैक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर ये त्वचा की उत्पत्ति ऐसी होती है तो आप देख सकते हैं कि सुश्रुत जी ने मतलब उस काल में जहाँ पे ये डिसेक्शन वगैरह ये चीजें मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह ये चीजें नहीं थी, तब ये सुश्रुत सुश्रुत जी ने यहाँ पे सप्त त्वचा का वर्णन किया है। और यहाँ पे बहुत अच्छा सेंटेंस वहां पे आया है, तत्र सप्त त्वचो असृजा, रक्त से निर्मित 7 प्रकार की त्वचा वहां पे होती है रक्त के आगे। ये ऐसे वहां पे बोला गया है। और ये कब तैयार होती है? शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य शिरस्येव संतानिका सप्त त्वचो भवंती। शुक्र शोणित संयोग होने के बाद उनका अभिपचन होता है, और वो अभिपचन होने के बाद 7 प्रकार की मतलब सप्त त्वचा तैयार हो जाती है। ये सप्त त्वचा आप सोचो, जहाँ पे ये छोटा सा स्काल्पेल तब वहां पे में भी अलग अलग होंगे, उन्होंने डिसेक्शन कैसे किया होगा, अलग तरह के 7 लेयर कैसे ढूंढ के निकाले होंगे। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट कि इतना 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 सुंदर कार्य उन्होंने सुश्रुत जी ने वहां पे करके रखा है। और वो डिवाइडेशन करते वक्त उन्होंने उसके नाम भी इतने सुंदर दिए हैं। सिर्फ नाम भी आपको पता हो तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा लेयर है, वहां पे कौन कौन से व्याधि हो जाते हैं। तो उन्होंने व्याधि भी बताए है, उसका थिकनेस भी बताया है, उस पे कौन सा ये कौन से नंबर का वो लेयर है ये भी बताया है। मतलब आप सिर्फ इमेजिन करो कि उन्होंने कौन सी टाइप का रिसर्च किया होगा। तो उन्होंने 7 प्रकार में आपको बहुत सारी चीजें पता है, और ये बताए क्यों है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये बताए इसका मतलब ये है कि हमें जो भी डिसऑर्डर दिखता है, जो भी स्किन का डिसीज हमारे सामने पेशेंट लेके आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि स्किन के कौन से लेयर पे काम करना है। इसका मतलब कौन से लेयर तक की जाने वाली मेडिसिन हमें यूज करनी चाहिए, कौन सा स्नेह सिलेक्ट करना है, सुपरफिशियली जाना है या डीप जाना है। इतना सारा सोचने के बाद ये 7 सप्त त्वचा का वर्णन किया गया है। तो पहली त्वचा का जो लेयर है वो है अवभासिनी। तासाम प्रथमा अवभासिनी नाम या सर्व वर्ण अवभासयति। ये सर्व वर्ण का अधिष्ठान है, सब वर्ण अवभासिनी पे प्रकट होते हैं। ये भ्राजक पित्त का भी स्थान है अवभासिनी त्वचा, क्योंकि वहां पे छाया का प्रकाश होता है, छाया दिखती है। छाया मतलब जो भी हम वर्ण देखते हैं उसका जो ऑरा होता है उसे हम छाया बोल सकते हैं। तो ये वर्ण का जो प्रकाशन है ये अवभासिनी त्वचा पे होता है। दूसरा है लोहिता। लोहिता नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये रक्त प्रधान लेयर है। तो जहां जहां भी हम देख सकते हैं कि रक्त की दुष्टि ज्यादा होगी, वहां पे लोहिता का जो लेयर है वो ज्यादा दुष्ट होगा। तो उन्होंने बताया कि द्वितीय लोहिता तिल काल न्यक्ष व्यंग अधिष्ठान। अब ये चीज जो है तिल काल न्यक्ष व्यंग अधिष्ठान, ये हम बहुत आजकल देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जो रक्त दुष्टि के हेतु सेवन कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग अति लवण सेवन कर रहे हैं, अकाल भोजन कर रहे हैं, मतलब उनके भोजन का समय भी फिक्स नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों को ये तिल कालक नक्ष व्यंग ये व्याधि दिखाई दे रहे हैं अभी। ओके, तो मेलाज्मा जैसे जो चीजें हैं वो यहाँ पे आती है। जो व्यंग जैसे मतलब जो मोल्स होते हैं, वार्ड मोल्स होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, छोटे छोटे मोल्स वो यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब ये लोहिता नाम है, इसका मतलब यहाँ पे रक्त धातु पे काम करने की जरूरत है।
अब और ये तिल कालक न्यक्ष व्यंग पित्त प्रधान व्यक्ति में अगर ज्यादा होते हैं, इसका मतलब ही ये है कि पित्त की वजह से ये लोहिता नाम की जो त्वचा है वो दुष्ट होती है, और फिर ये तिल कालक की निर्मित या उत्पत्ति होती है, इसलिए इसका नाम लोहिता रखा है। नेक्स्ट है श्वेता। ये भी बहुत उससे नीचे गए हम, वहां पे अगर अब लोहिता का डायरेक्टली श्वेता नाम दे दिया, मतलब यहाँ पे रक्त का संबंध थोड़ा सा कम है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मांस की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उसका नाम भी श्वेता है। उसके वहां पे जो व्याधि हो रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं, वो मांस धातु प्रधान व्याधि है। वहां पे देख सकते हैं कि हम तृतीय श्वेता नाम चर्मदल अजगल्लिका अधिष्ठान। हाँ, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा नाम दे के रखा है श्वेता, क्योंकि उसका गुण भी वैसे है और वहां पे मांस धातु के व्याधि होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, इसलिए चर्मदल अजगल्लिका ये जो मांस धातु प्रधान व्याधि है वो वहां पे बोले गए हैं। अब फोर्थ त्वचा का जो आगे जाता है, जो मेद के साथ थोड़ा सा ज्यादा साम्य रखता है, वो है ताम्रा। अब ये ताम्रा क्या है, उसका कलर वैसा है ताम्र, इसलिए ताम्रा बोला गया है। इससे पहले लोहिता बोला गया था, उसके बाद श्वेता बोला गया था, अब बोला गया है ताम्रा। चतुर्थी ताम्रा नाम विविध किलास कुष्ठ अधिष्ठाना। अब आपने अगर देखा होगा पिछली स्लाइड में, तो पहले 3 स्लाइड्स में कुष्ठ का वर्णन कहीं भी नहीं है। कुष्ठ का वर्णन कहीं भी नहीं है। कुष्ठ की शुरुआत होती है ताम्र से। इसका मतलब ताम्र का मतलब होता है मेद की तरफ जाना। ये मेद धातु पे ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने का जो सामर्थ्य है वो ताम्रा पे ज्यादा होता है। मतलब ये ताम्रा कुष्ठ का पहला अधिष्ठान हो सकता है। मतलब आपके पास कोई भी कुष्ठ का निदान लेके अगर आए, तो हमें डायरेक्टली सोचना चाहिए ताम्रा के बारे में, और ताम्रा के आगे जो भी है उसके बारे में, इसलिए ताम्रा बोला है। तो विविध किला सकुष्ठ अधिष्ठान। हाँ, नेक्स्ट है वेदिनी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत ब्यूटीफुल नाम दिया है। जहां पे जो डिसीज होते हैं, जिस डिसीज में वेदना ये प्रमुख लक्षण होता है, वो डिसीज वेदिनी इस कैटेगरी में जाता है, इस स्तर पे जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कुष्ठ और विसर्प, इस विसर्प में बहुत सारी वेदना होती है, तो ये वेदना जो है वो वेदिनी त्वचा के जो अधिष्ठान में होते हैं वहां पे होता है। तो इससे पहले जो थे, आप देख सकते हो कि सिद्म पद्मकंटक है, अजगल्लिका है, चर्मदला है, तिलकालक है, न्यच्च है, व्यंग है। इस सब में वेदना का कुछ वर्णन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेदना ये भाव है ही नहीं। ये वेदना ये भाव आता है वेदिनी त्वचा त्वचा की इन्वॉल्वमेंट के बाद। तो इसलिए पंचमी वेदनी नामः पंचभाग प्रमाणाः कुष्ठ विसर्प अधिष्ठानः। तो जिस जिस स्किन डिसीज में वेदना ये लक्षण होगा, पेन ये लक्षण होगा, वहां पे हमें वेदिनी त्वचा के लेयर का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर उसकी सोच हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट है रोहिणी। रोहिणी भी वैसी है, ग्रंथि अपची अर्बुद श्लिपत गलगंड अधिष्ठान। हाँ, अब वो और भी अंदर गया, और भी थोड़ा सा डीप जाने के बाद ये जो डीप रूटेड डिसीज है, ग्रंथि है, अपची है, अर्बुद है, श्लीपद है, गलगंड है, जिसका अधिष्ठान बहुत डीप होता है, जिसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो भी गुरु होता है या फिर कठिन होता है, ऐसी सारी चीजें ये रोहिणी में दी है। तो यहाँ पे एक्सटर्नली जो भी उपचार किए जाते हैं ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, इसलिए आप देख सकते हो कि ग्रंथि अपची अर्बुद इसमें लोकल लोकल जो मेडिसिन है वो ज्यादा नहीं है, या फिर लोकल मेडिसिन ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है मांसधरा। जो प्रत्यक्ष मांस के संबंध में है उसे हम मांसधरा त्वचा कहते हैं। जो प्रत्यक्ष मांस को अटैच है उस त्वचा के लेयर को हम बोलेंगे मांसधरा। तो वहां पे क्या बोला है, सप्तमी मांसधरा नाम भगंदर विद्रदी अर्श अधिष्ठान। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे एनोरेक्टल डिसऑर्डर आ गए, जहाँ पे एक्चुअली माउस की दृष्टि होती है, जहाँ पे एक्चुअली हम माउस की दृष्टि को देख सकते हैं। तो ऐसा है सप्तमी मांसधरा नाम भगंदर विद्रदी अर्श अधिष्ठान। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष माउस की दृष्टि भी हो सकती है। तो ये ऐसे सप्त त्वचाओं का वर्णन यहाँ पे दिया है। चरक जी ने और सुश्रुत जी ने थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस किया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जाठराग्नि नीचे दिख रही है और आपको, और चरक जी ने दिए हुए षट त्वचा और सुश्रुत जी ने बोले हुए सप्त त्वचा का वर्णन यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो ये आपको कनेक्ट भी कर सकते हैं हम। उदक धरा कनेक्ट हो सकती है अभासिनी से, अश्रुक धरा कनेक्ट हो सकती है लोहिता से, सिद्म किलास अधिष्ठान होती है श्वेता, दद्रु कुष्ठ अधिष्ठान होती है ताम्रा। आप यहाँ भी देख सकते हो कि मेद धातु का जहां पे भी जिक्र आया है वो व्याधि सब ताम्रा में दिखती है, ताम्रा लेयर में दिखती है। तो इसलिए हमें जब जब ताम्रा का विषय आता है तब मेद धातु के दृष्टि के हेतु ढूंढने ही है। मेद धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेद धातु के इंपॉर्टेंस का और एक मैं रीजन बताता हूँ। ये अगर आप पूरे धातुओं को क्रम से लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेद जो है वो बीच में होता है। अगर एक तरफ देखोगे तो रस रक्त मांस, दूसरी तरफ देखोगे तो अस्थि मज्जा शुक्र। मतलब ये जो मेद जो होता है वो राजा की तरह मिडल में बैठता है। और कहाँ से भी क्षय हो या रुद्धि हो, इस मेद में आके वो बैठता है। उस इस मेद की रुद्धि होती है, इस मेद को दुष्ट करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब भी रस रक्त की दृष्टि होती है वो आता है डायरेक्टली मेद में ही। क्योंकि आप देखते हो कि प्रमेय की बहुत सारे प्रमेय की बहुत सारे जो धातु परंपरा है वो रस से शुरुआत होती है और मेद में आके बैठती है और मेद में प्रॉब्लम करती है। कुष्ठ में भी वैसा ही है। कुष्ठ में भी रस रक्त पहले बिगड़ता है और फिर मेद की तरफ आता है। वैसे ही प्रतिलोम क्षय के भी जो भी प्रॉब्लम है वो भी उल्टा आते हैं और मेद को ही पहले प्रॉब्लम करवाते हैं। इसका मतलब whenever we talk about ताम्रा we have to think about मेद, whenever we talk about दद्रु we have to talk about मेद, whenever we talk about कुष्ठ we have to think about मेद and its चिकित्सा। इसलिए ये अधिष्ठान क्यों बताए गए हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बताया गया है सुश्रुत जी ने। इसलिए उनका जो व्यू है वो बहुत वास्ट है। वो एनाटॉमिकली भी देख रहे हैं और क्रियात्मक तरीके से भी देख रहे हैं। फिजियोलॉजिकली भी देख रहे हैं, एनाटॉमिकली भी देख रहे हैं। तो ये ताम्रा की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। वेदनी फिर से विदरति अलजी अधिष्ठाना, दोनों में भी पेन होता है, दोनों में भी वहां पे वेदना ये लक्षण दिखता है। तीसरा है अरुंशी। अरुंशी का मतलब होता ये रोहिणी में होता है। अरुंशी जो हम स्काल्प इन्फेक्शन की तरफ देखते हैं या फिर जो जॉइंट्स के ऊपर जो ग्रंथियां आती है उसे भी हम अरुंशी बोला जाता है। और हेयर में जो होता है उसे अरुंशिका बोला जाता है। डिसीज प्रेजेंटेशन दोनों का नियर अबाउट सेम है। ओके। तो ऐसे ये 7 लेयर उनके बारे में हमने देखा। उसके अधिष्ठान व्याधि के बहुत अलग अलग देखे। और जब भी हमें थोड़ी सी शंका लगती है कि आयुर्वेद में जो बताया गया है ये रिलेट कैसे होगा, तब ये यहाँ पे देखना है कि मॉडर्न में भी जो दिया है वो भी इससे बहुत मिलता जुलता है। तो जब भी हम स्ट्रेटम कॉर्नियम लूसिडम ग्रैनुलोसम स्पाइनोजम जर्मेनेटिवम डर्मिस सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर रेटिकुलर लेयर इसका सोचते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, ये सारी चीजें जो होते हैं ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली एज पर लेयर रिलेट कर सकते हैं हम आयुर्वेदिक में जो टर्मिनोलॉजी बताई गई है उसमें। अब वहां पे बताया गया है कि अवभासिनी हॉर्नी लेयर जहां पे एक्चुअली स्किन का प्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट है लोहिता जो हम रिलेट कर सकते हैं स्ट्रैटम लूसिडम से। थर्ड है श्वेता जो हम रिलेट कर सकते हैं स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम से। नेक्स्ट है ताम्रा जो हम रिलेट कर सकते हैं मैल्फेजियन। वेदिनी पैपिलरी लेयर से। रोहिणी रेटिकुलर लेयर से। ओके। और माउस धरा जहां पे एक्चुअली माउस की इन्वॉल्वमेंट होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल्स। तो जब भी हमें लगता है कि अलग अलग चीजें हम देख रहे हैं या अलग अलग लेयर्स मॉडर्न की तरह से देख रहे हैं तो उसको आयुर्वेद में डेफिनेटली हम रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ग्रंथकर्ताओं ने जो भी लिखा है वो बहुत बड़ी और दूर के विजन से लिखा है। ओके। सो ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा क्लिनिकल बातें हम थोड़ी सी करती है कि क्लिनिकल के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये सिंपल चीजें होती है। जब भी हमारे पास स्किन का पेशेंट आता है तो हमें सोचना है पैटर्न में, हमें पैटर्न नहीं छोड़ना है। कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास आता है स्किन का तो हमें सोचना है 3+7+3। ये सर बहुत बहुत बार सर ने भी बताया है और ये सिंपलेस्ट वे है। क्योंकि जनरली हमारा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जब भी हम हमारे पास पेशेंट आता है तो जनरली हम डायरेक्टली कंक्लूजन पे जाने पे बारे में ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि हमें नामकरण करना होता है। जब भी पेशेंट आता है तो हमें फोन करके बताना होता है कि हमारे पास सोराइसिस का पेशेंट आया, हमारे पास डर्माटाइटिस का पेशेंट आया। ऐसे हमें नाम देने में ज्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन ये करने करने में क्या होता है,
हमारा जो बेसिक्स है वो छूट जाता है। 3+7+3 सिस्टम हम भूलते हैं, और सिस्टमेटिक डायग्नोसिस का जो हमारा क्या बोलते हैं उसे, एक फ्रेम दिया गया है, उस फ्रेम को हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और डायरेक्टली नामकरण करने में जाते हैं। तो बेसिकली इंडिया में डॉक्टर का पेशेंट से इंटरेक्शन का एवरेज टाइमिंग है 2.5 मिनट्स। रिसर्च आपने बहुत लोगों ने देखा भी होगा। अगर हम देखेंगे कि पेशेंट और डॉक्टर का संवाद कितना होता है, तो वो होता है 2.5 मिनट्स ओनली। थैली दे दो ना। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो 7+3 में पहले आता है त्रिदोष, वात पित्त कफ। तो जो भी पेशेंट आपके पास आया है, तो उसका स्किन का लीजन, मतलब जहां पे भी आपको स्किन डिसीज दिख रहा है, वहां पे स्किन का लीजन देखना है। तो स्किन का लीजन देखते वक्त वात डोमिनेंस कैसा होगा? वो होगा ड्राइनेस ऑफ द स्किन, क्रैक्स एंड फिशर्स होगा, स्केलिंग होगा, रफनेस होगा स्किन पे, पेनफुल स्टेक्स भी होंगे, ब्लैकिश डिस्कलरेशन होगा। तो जहां जहां भी आपको ये सारी चीजें दिखाई देती है पेशेंट में, या वो स्किन लीजन पे, तो वहां पे हमें दिमाग में आना चाहिए कि ये वात डोमिनेंस का केस यहाँ पे आया है। ये रुक्ष, लघु, चल, ये जो है, या फिर अरुण वर्ण, ये सारे वात डोमिनेंस के लक्षण है। ये डिसीज प्रेजेंटेशन वात का है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी चिकित्सा हम करने वाले हैं, वो वात के अगेंस्ट करनी है, तो हमारा पहला जो टारगेट होता है वो सेट हो जाता है। अगर आपको किसी ने बोला कि बहुत बड़ा, आपको अगर एक प्लेटफॉर्म या कैनवास दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि कहीं पे भी मार दो, तो वहां पे हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मतलब हमारा डायग्नोसिस फिक्स नहीं होगा, तो हम कहीं पे भी कुछ भी मेडिसिन देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन देना है, ये कॉम्बिनेशन देना है, सारी मेडिसिन देते हैं। हम आरोग्यवर्धिनी भी देते हैं, गंधक रसायन भी देते हैं, तेल भी लगाने देते हैं, क्रीम भी लगाने के लिए देते हैं, तो सारा एक ही साथ कर बैठते हैं। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम 3+7+3 की सिस्टम के बाहर जाते हैं। तो सिंपली देखना है कि लीजन लीजन का फोटो निकालना है, और लीजन अच्छे से देखना है, ड्राइनेस कैसा है, क्रैक्स है या नहीं है, स्केलिंग है या नहीं है, रफनेस है या नहीं है, हार्डनेस है या नहीं, पेनफुल स्टेक्स अगर हो, ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो, तो डायरेक्टली हम लैंड कर सकते हैं, प्रोबेबल डायग्नोसिस हम दे सकते हैं पेशेंट को, वात डोमिनेंस। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे हम वात डोमिनेंस चेक करते हैं। ओके, तो आगे जब जाएंगे तो हमें पित्त डोमिनेंस के बारे में देखना है। तो हरीश सर जो है हमारे, उनके उनकी एक बहुत अलग अलग शैली है डायग्नोसिस करने की। तो हमने, मैं भी जब उनके पास सीखता था, तो उनको मैंने एक बार पूछा था, क्योंकि हमारे सामने था मल्टीप्लेक्स पेशेंट। ओके, उनका ही नामकरण है ये, मल्टीप्लेक्स पेशेंट। मतलब ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं, देखो, कि वो कुर्सी पे जब आपके सामने बैठते हैं, तो वो जो शुरू करते हैं कंप्लेंट्स, एक 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 एक, ये भी है, नी जॉइंट पेन भी है, ये स्किन लीजन भी है, बाल भी गिरते हैं, भूख भी नहीं लगती, सारा बताते रहते हैं। तो ये होता है मल्टीपिक्स पिक्चर के जो थिएटर होते हैं, वैसे होता है। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा पेशेंट पहले देखा जाएगा। तो हमें उस समय पे क्या करना चाहिए, तो पेपर पे उसके जो सारे लक्षण है वो लिख लेने चाहिए, अच्छे से लिख लेना है। और वहां पे उसके सामने डायरेक्टली हमें वात पित्त कफ, इनमें से कौन सा लक्षण है वो वहां पे मेंशन करना है। VPK, VPK, VPK। तो वहां पे जब हम मेंशन करने लगेंगे, तब होगा सिस्टमैटिक थिंकिंग। अदरवाइज वो पेशेंट हमें कंफ्यूज कर देता है, और हमारा जो दोष फाइंडिंग है वो पूरा रुक जाता है, और हम भटक जाते हैं ट्रीटमेंट के हिसाब से। तो इसलिए हमें वात पित्त कफ का बहुत इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग है वो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए ऐसी कुछ चीजें हमें करनी होगी, अच्छे से लिखने होंगे केस पेपर। और जब केस पेपर लिखेंगे, तो हमें वात डोमिनेंस के कितने लक्षण हैं, पित्त के कितने हैं, और कफ के कितने हैं, उसका बलाबलत्व हम डिसाइड करेंगे, वो कितने ज्यादा है, वो दोष हमें डोमिनेंट वहां पे लेना है। अब हमने वात का देखा कि वात में कौन कौन से स्किन लेजन कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे पित्त का डोमिनेंस। तो पित्त का डोमिनेंस कैसे होता है? पित्त का जो भी लीजन होता है वो तो रेडिश डिस्कलरेशन वाला होता है। जस्ट मिनट, मुझे मुझे कुछ फ्रेंचाइज मेंबर के मैसेज आ रहे हैं कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। आई जस्ट, डॉक्टर मोनालिसा मैम ज्वाइन नहीं कर पा रही। ओके, ठीक है।
ओके, सो नेक्स्ट, तो हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट पित्त डोमिनेंस लीजन। सिंपल है, जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो ये चीजें उसमें अगर होगी तो पित्त डोमिनेंस होगा। तो मैंने आप सबके लिए ये सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग्स बताया है, एकदम सिंपल कैसे देखना है। अगर वो लीजन रेडिश कलरेशन का हो, मैक्यूलो पॉपुलर लीजन हो, मैक्यूलो पॉपुलर का मतलब जो रेज्ड स्किन लीजन हो थोड़ा सा, और जिसमें थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन दिखता हो, वो थोड़ा सा पित्त में आता है। बर्निंग पेन मतलब दाह हो, बहुत सारे पेशेंट आपको बताते हैं कि दाह भी होता है। कई लोग ऐसे स्पेसिफिकली बताते हैं कि पहले कंडू होता है और फिर दाह होता है। ओके, और कुछ लोग बताते हैं कि दाह होता है, कंडू नहीं होता। तो वो पित्त डोमिनेंस में दाह की जो व्यक्ति है, वो पित्त डोमिनेंस के बारे में हमें सोचना चाहिए। कई लोगों में ब्लडी और पस डिस्चार्ज आता है। पस डिस्चार्ज तो जो स्राव थिक डिस्चार्ज है वो कफ में आएगा, लेकिन उसके साथ अगर ब्लड मिक्स होगा तो हम वहां पे पित्त डोमिनेंस का विचार करना क्रम प्राप्त है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लोकल टेम्परेचर, जो कि हम कभी देखते नहीं है, क्योंकि हमें स्किन के जो लीजन है वहां पे जनरली हम हाथ नहीं लगाते। तो हमें वहां पे देखना चाहिए, ग्लोव्स पहन के देखना चाहिए कि टेम्परेचर कैसा है। अगर वो थोड़ा सा ज्यादा है दूसरे त्वचा के हिसाब से तो वहां पे पित्त डोमिनेंस इंपॉर्टेंट है। वहां पे हमें सोचना चाहिए कि रक्त का उष्ण गुण बढ़ा है, पित्त का उष्ण गुण बढ़ा है, तो वहां पे हम पित्त की चिकित्सा करने पे प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ये सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल जो डर्मेटाइटिस के केसेस होते हैं, जहाँ अलग अलग होते हैं, कहीं कहाँ पे वेट होते हैं, कहाँ पे ड्राई होते हैं। तो जहाँ पे भी वेट होते हैं वहां पे हमें पित्त का संबंध कितना है ये भी देखना है, रेडिशनेस है या नहीं, बर्निंग पेन है या नहीं, ब्लडी पस डिस्चार्ज है या नहीं, यहाँ भी ये भी हमें सोचना चाहिए। तो ये होता है पित्त डोमिनेंस के लीजन्स। तीसरे होते हैं कफ डोमिनेंस के लीजन्स। ओके, तो उसमें क्या क्या, ये तो आपको बहुत बेसिक है, हमें हमें पता है कि कफ के डोमिनेंस के जो लीजन होते हैं उसमें वाइट डिस्कलरेशन होता है। स्किन लीजन जो होते हैं वो रेज्ड होते हैं। वेसिकल्स और बुल्ला मतलब जिसका जो जो बहुत ज्यादा रेज्ड होते हैं और वो थोड़े से हार्ड भी होते हैं, मतलब कफ का गुरु और स्थिर गुण उसमें ज्यादा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो डायग्नोसिस हमें कफ के बारे में करना होता है वो है सीवियर इचिंग। जहां भी अति कंडू ये लक्षण दिखाई देता है वहां पे हमें ये कफ के बारे में सोचना ही है। कफ को वहां पे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लीजन्स होते हैं जहाँ पे ये सीवियर इचिंग का प्रॉब्लम होता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी इचिंग होती है, पेशेंट बहुत सारा इचिंग करती है। तो मेरे पास भी एक पेशेंट थे विचर्चिका के और विपादिका के। तो उनका तो ऐसे था कि पूरे स्किन पे बहुत सारे क्रैक्स और फिशर्स थे, जो पे वात कफ डोमिनेंस की पेशेंट थी। वहां पे इतना सीवियर कंडू था। वो जब कुकिंग करती थी तो एक हाथ से वो पूरा जो कुकिंग करती थी और दूसरा हाथ उसने टेबल बनवा लिया था उसके वहां पे स्टूल रखती थी, और स्टूल का जो कॉर्नर होता है ना वहां पे वो हर बार घिसती रहती थी। इतना सीवियर कंडू वहां पे होता है। तो ऐसे भी पेशेंट हमें जब देखते हैं तब हमें कफ का इंपॉर्टेंस पता चल जाता है, तो कफ के बारे में वहां पे सोचना पड़ता है। नेक्स्ट है थिक डिस्चार्ज। थिक डिस्चार्ज मैंने पहले ही बताया कि जहां पे भी ब्लड नहीं हो और थिक डिस्चार्ज हो वहां पे हमें कफ के बारे में सोचना पड़ता है। नेक्स्ट है क्रोनिक कोर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। अब हम क्रोनिक किसे बोलेंगे ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन होता है कि क्रोनिक किसे बोला जाए। तो हर बार हमें क्रोनिक की व्याख्या में जाना पड़ता है। तो ग्रंथ में तो बताया जाता है जनरली कुछ डिसऑर्डर के बारे में कि नव जो व्याधि है, जो संवत्सर मतलब एक साल के पहले जो व्याधि है उसे हम नव व्याधि बोल सकते हैं, और जो एक साल के बाद के व्याधि है उसे हम बोल सकते हैं पुराना व्याधि या फिर क्रोनिक कोर्स बोल सकते हैं। तो स्किन डिसीज के बारे में जनरली ऐसे होता है कि 2 वीक्स और मोर देन 2 वीक्स। अगर 2 वीक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम एक्यूट कोर्स वहां पे कह सकते हैं, और अगर 2 वीक से ज्यादा अगर हुआ है तो वहां पे क्रोनिक क्रोनिक कोर्स वहां पे हम कहा कह सकते हैं। तो ऐसे ही ये कफ के बारे में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका लास्ट में मैंने जिक्र किया है वो है रिकरेंस। जहां जहां पे भी स्किन डिसीज में हमें रिकरेंस बताया जाएगा, रिकरेंस दिखेगा, वहां पे हमें कफ के बारे में सोचना है। तो आप पीपीटी में देख सकते हो जो सेकंड इमेज है वहां पे छोटे छोटे डॉट्स है। तो वो जो रोजेसिया जैसे डॉट होते हैं या मिलिया जैसे डॉट्स होते हैं ये कफ डोमिनेंस में जाते हैं। तो यहाँ पे कफ के बारे में सोचना पड़ता है। और अगर हम लीजन देख के ऐसे डिवाइडेशन करना शुरू करेंगे तो हमें पहला टारगेट सेट हो जाएगा कि दोष कौन सा है।
और अगर दोष एक बार समझ में आया तो पहले हमें कहाँ पे बाण मारना है, कहाँ पे निशाना साधना है, ये पहला टारगेट शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे पास दोष होता है, हम दोष का पता लगा सकते हैं और इतना सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि वात का है, कफ का है या पित्त का है। तो इतना सिंपल तरीके से हमें शुरुआत करनी होती है। तो इन तीनों का जो संबंध है इसमें ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं। हमें पता है वात स्पर्शन इंद्रिय, जो त्वचा है वो स्पर्शन इंद्रिय का अधिष्ठान है, और वहां पे वात भी होता है, इसलिए वात त्वचा को कंट्रोल करता है। पित्त के बारे में अगर बात करते हैं तो हम भ्राजक पित्त, ये त्वचा में होता है ऐसे हम बोलते हैं। कफ के बारे में जब बात करते हैं, जो तर्पण करने वाला कफ है वो त्वचा में होता है। तो ऐसी ये तीन दोषों का उसका संबंध है। रस और धातु के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब भी हम त्वचा की बात करेंगे तब तब हमें रस के बारे में सोचना ही है, क्योंकि ग्रंथकर्ता ने छोटी छोटी हिंट्स दिए हैं। छोटे छोटे हिंट्स बता के उन्होंने बहुत सारा अर्थ समझाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि रस सारता वही त्वक सारता है, त्वक सारता अलग कुछ नहीं है। जो भी रस सारता का पुरुष है वही त्वक सारता का पुरुष होता है। इसमें आप डीप मीनिंग समझ लो पहले। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो जो चीजें हम रस के बारे में बोल सकते हैं वो सारी चीजें त्वक के बारे में, त्वचा के बारे में हम अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई पूछेगा कि चिंता के वजह से कैसे त्वचा की दृष्टि होगी, तो हमें रस का रेफरेंस देना है, रस के बारे में सोचना है। मतलब इसका मतलब जो जो भी रस धातु दृष्टि के हेतु है वो सब हेतु त्वक धातु त्वक के दृष्टि के हेतु हो सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि रस के जो भी व्याधि है, पांडु जैसे व्याधि है, ये सारे व्याधि में त्वचा का डिसीज प्रेजेंटेशन होता है, त्वचा पर डिसीज दिखता है, लिंग समूह दिखता है। तो ये रस धातु का इंपॉर्टेंट है। रक्त में तो बताया गया है कि रक्त जिसका अच्छा हो वो भ्राजिष्णु त्वचा, मतलब जो कांतिमान पुरुष होता है उसमें भ्राजिष्णु त्वचा होती है। इसका मतलब वहां पे रक्त धातु की क्वालिटी अच्छी होती है। मांस धातु का तो त्वचा मूल स्थान है। मेद धातु के जब बारे में जब बात करते हैं, मेद के बारे में मैंने आज बहुत बात की। उसी का एक सार है, वर्णादि विशेषतः स्नेहो। जो भी त्वचा पे स्नेह धातु की उत्पत्ति करता है वो राजा आदमी है मेद। तो मेद के बारे में हमें हर बार त्वचा के बारे में सोचते वक्त हमें मेद का सोचना ही पड़ता है। नेक्स्ट है अस्थि। तो वात और अस्थि का आश्रय आश्रय भाव है, इसलिए स्पर्शन इंद्रिय भी है, इसलिए वो त्वचा को रिलेट करता है। जो मज्जा का स्नेह है वो त्वचा को स्नेह रखने में इस्तेमाल होता है, इसलिए मज्जा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताता हूँ कि जहां पे भी हमें क्रोनिक कोर्स में ड्राइनेस दिख जाए, या फिर ऐसे पेशेंट जो होते हैं जहां पे मज्जा धातु का क्षय है और आपने सारी ट्रीटमेंट कर ली, रस धातु के ऊपर मेडिसिन दी, रक्त धातु के ऊपर मेडिसिन दी, मेद के बारे में भी सोचा, तभी भी अगर ड्राइनेस नहीं जा रहा है तो हमें मज्जा के बारे में सोचना पड़ता है। तो वहां पे मज्जा पोषक द्रव्य अगर आप दोगे तो ये ड्राइनेस कम हो जाता है, ये रुक्षता कम हो जाती है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि मज्जा का जो मल है वो त्वचा को भी स्नेहित करता है, और कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम, मतलब जो मल का स्नेह है वहां पे भी वो कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए जब जब हमें ऐसे बहुत सारी चीजें दिख जाए जो रस और ऐसा ड्राइनेस दिख जाए वो जो रस पे काम करने से भी नहीं जा रहा है, मेद से भी नहीं जा रहा है, तो वहां पे हमें मज्जा पे काम करना होता है। और शुक्र धातु तो साक्षात सौंदर्य का वर्णन करता है। जहां जहां पे भी शुक्र धातु अच्छा होगा वहां पे प्रसन्नता होगी, स्निग्ध वर्ण होगा, भ्राजुष्णु त्वचा होगी, कांतिमान पुरुष होगा। तो ऐसे ये धातु का और त्वचा का संबंध है। और जब भी हम इसके आगे जाते हैं और पंच महाभूत के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी, गंध, आप, रस, तेज, रूप, वायु, स्पर्श और आकाश शब्द, ये अलग अलग तरह से त्वचा और पंच धातु का संबंध है। और थोड़ा सा आगे में जा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है और मुझे मल के बारे में बात करना है। तो मल का संबंध हम बहुत बाद में सोचते हैं कि त्वचा के बारे में क्या है। तो ये जब जब हम स्वेद तो हम देखते हैं, और इस स्वेद के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं कि स्वेदाभाव, अभी स्वेद क्षय के बहुत सारे पेशेंट्स दिख रहे हैं कि जो जिनका ड्राइनेस होते हैं या फिर क्रैक्स इन द त्वचा होती है, सुप्तता होती है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट अभी दिखाई दे रहे हैं। सुप्तता का मतलब होता है सेंसेशन अल्टर होना या फिर नम्बनेस आना।
तो ये स्वेद क्षय का लक्षण है, तो उस पेशेंट को व्यायाम करने को बोलना है, उसे सिर्फ स्नेह देके कुछ नहीं होगा। ऐसे स्वेद क्षय में जो ड्राइनेस आता है ये हमें मॉइस्चर कंटेंट से पता चलता है, ग्रीजिंग कंटेंट से पता चल जाता है। तो ये जो इंडेक्स है ये अलग अलग मल को, अलग अलग धातु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आपके रिपोर्ट में आएगा कि स्किन का मॉइस्चर कंटेंट कम है, तो हमें सिर्फ मेद के बारे में नहीं सोचना है, हमें स्वेद के बारे में भी सोचना है और स्वेद क्षय का भी विचार करना है। तो उस पेशेंट में अव्यायाम है क्या, उस पेशेंट को एसी शीत वात सेवन बहुत ज्यादा है क्या, ये भी देखना चाहिए। और वहां पे स्वेद जनन करने वाली मेडिसिन देनी चाहिए, वहां पे लेपन के लिए कुछ तीक्ष्ण द्रव्य देनी चाहिए। तब वो वहां पे जो सुप्तता है, जो एलोपेशिया में बहुत ज्यादा देखी जाती है, त्वचा की सुप्तता, सेंसेशनल अल्टरेशन, तो वहां पे ये हमें यूज करना होता है। ठीक है। तो ऐसे हमने आज दोष धातु मल और त्वचा इसके बारे में बात की। तो ये सबसे बेसिक लेक्चर था आज का रिगार्डिंग दी डर्मेटोलॉजी, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे वो एडवांस होता जाएगा, और तब हमें बेसिक्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो हमने सिर्फ रिवीजन करी कि आप कहाँ कहाँ से त्वचा देख सकते हैं, दोष धातु मल के बारे में बात कर सकते हैं। ये हमने पूरा रिवीजन आज खत्म कर दिया। ठीक है। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वेंसडे को। नेक्स्ट वेंसडे को टॉपिक होगा सामान्य संप्राप्ति विचार, डर्मेटोलॉजी स्पेशल। ओके। तो हम संप्राप्ति के बारे में बात करेंगे और उसमें हेतु भी आएंगे, लिंग भी आएंगे और संप्राप्ति आएगी। ओके। तो थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट लेके हम फिर एक बार कल मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। दोष धातु मल और त्वचा, ये इंट्रोडक्टरी सेशन आज हमारा हो गया। हम नेक्स्ट वेंसडे मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हरीश सर, we are ending this lecture.